अभी जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक संभवतः सुनने में आसान है, समझने में भी बहुत आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, लेकिन जो फैक्ट मैं आपको लिखूंगा उसी फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। वो फैक्ट है आपका केवाईसी। इस पे हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आपके साथ हमने कभी तक इसके साथ डिस्कशन नहीं किया। लेकिन बार बार जब भी आपके साथ कोई ऐसी रिलेटेड टॉपिक आई तो मैंने बताया ओबीडी ओबीडी जब अकाउंट की हम बात कर रहे थे, तो अभी हम बात करेंगे आपकी केवाईसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सुने पहले, डोंट राइट जब तक मैं बोलूं नहीं कि क्या लिखना है। आपको आराम से सुने, कंसेप्ट बनाए, अवधारणा बनाए। अवधारणा बना के पहले मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा, फिर वन बाय वन करके आपको लिखवाऊंगा ही। कुछ बैच फैक्ट अगर बच गई तो आपको आपके वेबसाइट से डाउनलोड जब नोट्स करेंगे वहां पे आपको दिख जाएगा। केवाईसी फुल फॉर्म इज नो योर कस्टमर। इस केवाईसी की अवधारणा किसने लाई? आरबीआई ने लाई। सीधी सी बात है, जैसे बोलता हूं वैसे ही आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लाई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं लाई है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने नहीं लाई है, आरबीआई ने इस केवाईसी की अवधारणा लाई है। केवाईसी नो योर कस्टमर को जिस ईयर में हमने एक्टिव किया वो ईयर 2002 का है। 2002 में हमने केवाईसी नॉर्म्स को कंपलसरी एक्टिव आपके ब्रांचेस के लिए कर दिया। क्यों आखिर केवाईसी की जरूरत पड़ी? तो केवाईसी की जरूरत, बाकी तो बहुत सारे कारण थे उसके लिए पड़ी, बट एक्चुअल जो कारण थे वो कारण था पहला, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है इसकी बात हम करेंगे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो आप कन्वर्ट करते हैं अलग अलग लेयर में, दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग पहला कारण था जिस कारण से हमने 2002 में आरबीआई ने केवाईसी को इनेक्ट कर दिया। दूसरा था टेररिस्ट फाइनेंसिंग, कि बाहर के देश से आपके देश में पैसा आ रहा है, पैसा किसी और के अकाउंट में आ रहा है, उसका यूज कोई थर्ड पार्टी कर रहा है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाज द अदर रीजन ऑफ इनेक्शन ऑफ केवाईसी। तीसरा था, पहला क्या होता है, हाँ, आइडेंटिटी थेफ्ट। अभी मेरे 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 बहुत सारे अलग अलग काम हैं, तो मैं अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेता हूं, मैं किसी और के अकाउंट में पैसा लेता हूं और वहां से अपने मैं क्या करता हूं, रूट कर लेता हूं अपने पास। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, अपनी पहचान को छुपाना और पैसे को अपने पास रखना। ये भी रीजन थे आपके केवाईसी का। केवाईसी सेक्शन नंबर 35A, जिस सेक्शन की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में की थी, वही सेक्शन नंबर केवाईसी के लिए भी है। सेक्शन नंबर 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर हमने केवाईसी को इनेक्ट किया। अभी होता क्या है भाई ये केवाईसी? तो केवाईसी होता है कि बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को पहचाने। तो पहचानने के लिए देयर आर 3 पिलर्स ऑफ दिस केवाईसी। वन इज कॉल्ड उसकी आईडी, दूसरा उसकी एड्रेस। आईडी कहने का मतलब योर नेम, योर फादर नेम एज वेल एज योर डेट ऑफ बर्थ। दिस इज कॉल्ड योर आईडी प्रूफ। पैन कार्ड पे क्या लिखा हुआ मिलता है? आवाज आ रही है क्या? सर नेम, सरनेम और बर्थडे। हाँ, वेरी गुड। कभी डेटा, कभी आपका एड्रेस लिखा हुआ मिला क्या पैन कार्ड पे आपको? नो सर। नहीं। तो आईडी का मतलब होता है योर नेम, योर फादर्स नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ योर केवाईसी, आईडी प्रूफ। सेकंड इज एड्रेस प्रूफ, कि आप रहते कहां हैं। एंड थर्ड, भाई हमने आपको नाम से भी खोज लिया, हमने आपके एड्रेस पे भी गए, आपके एड्रेस पे भी हमने गए, लेकिन आखिर उस 5 में राम कुमार गुप्ता साहब कौन है, कैसे पहचाने? तो फॉर दैट फोटोग्राफ इज कंपल्सरी। तो आईडी, एड्रेस एंड फोटोग्राफ आर द 3 इंपॉर्टेंट एंड ओनली डॉक्यूमेंट अंडर केवाईसी। और इसी केवाईसी का जो रूपांतरित वर्जन आरबीआई ने आपके सामने हाल ही के सालों में लाया है, दैट इज कॉल्ड ओवीडी डॉक्यूमेंट। द फुल फॉर्म ऑफ ओवीडी इज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। इस ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में देयर आर ओनली 6 प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जो केवाईसी के नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। वन इज योर पैन कार्ड, सेकंड इज योर इलेक्शन आईडी कार्ड, थर्ड इज योर ड्राइविंग लाइसेंस, फोर्थ इज योर आधार कार्ड, फिफ्थ इज योर पासपोर्ट, और छठा आपका मनरेगा का कार्ड है। जो गांव में स्कीम चलती है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, उसके अंदर अगर मुखिया या सरपंच ने आईडी इशू किए हैं तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वैलिड ओवीडी प्रूफ।
अभी केवाईसी क्या है? तो केवाईसी कस्टमर को देख के तय किए जाते हैं। केवाईसी दैट इज कॉल्ड रिस्क कैटेगराइजेशन। यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है। इससे ऊपर की हर एक बात बकवास है। बकवास आप नहीं कह सकते हैं, पूछा भी जा सकता है, बट अभी जो मैं बता रहा हूं वही आपको याद रखना है। केवाईसी के अंदर हम कस्टमर्स का रिस्क कैटेगराइज करते हैं, और ये रिस्क कैटेगराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड लो रिस्क, सेकंड इज कॉल्ड मीडियम रिस्क, एंड थर्ड इज कॉल्ड हाई रिस्क कस्टमर। फिर से बोलता हूं, लो, मीडियम एंड हाई रिस्क कस्टमर। लो में कौन कौन से आएंगे? तो लो में हम और आप आएंगे, इंडिविजुअल अकाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट आएगा, सैलरीड अकाउंट आएंगे, जो भी सैलरीड क्लास के अकाउंट हैं वो भी लो रिस्क के अंदर है, कोई उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट का अकाउंट अगर है, किसी तहसील का अकाउंट अगर है, ग्राम पंचायत का अकाउंट अगर है, बीडीओ का है, या किसी का भी अकाउंट अगर गवर्नमेंट पर्पस के लिए ओपन किया गया है, दैट इज ऑल्सो ए लो रिस्क अकाउंट। मीडियम रिस्क में क्या आएगा? तो मीडियम रिस्क में आएगा पान शॉप। फिर से बोलता हूं, पान का अगर दुकान है और उसका अकाउंट खोला गया है, वो मीडियम रिस्क के अंदर आता है। दूसरा क्या आएगा? तो पर्दा नसीम विमेन, वैसी विमेन जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है और पर्दा लगा के आती है, बुर्का लगा के आती है, तो उसके भी अकाउंट को जो बैंक है वो कैटेगराइज करती है कि ये मीडियम रिस्क अकाउंट है। मतलब रिस्क जो है इसमें इन्वॉल्व है, लोअर से एक कंपैरिजन से ज्यादा इन्वॉल्व है। गैस का गोदाम है, उसके लिए अकाउंट खोला गया है, कार मतलब कोई डीलर्स का अकाउंट है उसके लिए खोला गया, तो ये सब मीडियम रिस्क के कैटेगराइज अकाउंट हैं। एंड द हाई रिस्क अकाउंट, हाई रिस्क अकाउंट वो है जैसे एनआरआई, वैसे रेसिडेंट इंडियन जो आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल सीमा से 182 डेज प्लस आपके ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर रहते हैं। हम सिर्फ उन्हीं को एनआरआई कंसीडर करते हैं। अगर कोई मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है, 90 दिनों का सेलिंग करके वापस आपके इंडिया में आ गया है, ही विल बी नॉट कंसीडर्ड एज एनआरआई। लेकिन जो आधे साल से ज्यादा, फिर से डेट में बता रहा हूं, 182 डेज प्लस अगर आपके इंडिया से बाहर कोई देश में रह रहा है, प्रॉपर वीजा स्टैंप उसका 182 डेज प्लस है, तो उसके अकाउंट हाई रिस्क के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है कि कोई कंपनी का अकाउंट खोला गया लेकिन मैं कंपनी में इन्वॉल्व तो नहीं हूं, लेकिन कंपनी में मेरा नाम है, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, तो वो भी क्या है? तो हाई रिस्क के अंदर है। ये सारी बात भूल गए तो भी चलेगा। सर आप बताते हो फिर बोलते हो भूल जाओ, ये कैसे चलेगा? कहने का मतलब ये है कि मैं भी अपने जो फैक्ट हैं उसको कैटेगराइज करता हूं कि प्रायोरिटी पे किसको रखें। तो प्रायोरिटी पे आप रखें कि केवाईसी कितने दिनों में बैंक में अपडेट करना है। आप जाने, इफ यू बिलोंग फ्रॉम हाई रिस्क कैटेगराइज दैट इज एनआरआई, और जो भी स्लीपिंग पार्टनर का मैंने लिखाया है, हर एक 2 सालों के बाद आपको अपने केवाईसी को अपडेट करना है। अगर आप पर्दानशीन विमेन हैं या फिर आप पान के शॉप के हैं या डीलर हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियम रिस्क, हर एक 8 सालों के बाद आपके अकाउंट को आपको केवाईसी से अपडेट करना है। और आप इंडिविजुअल हैं, सैलराइड हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, आफ्टर ईच 10 years, दिस पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई रिस्क 2 सालों के बाद, मीडियम रिस्क 8 सालों के बाद 8 years, and low risk after each 10 years you need to submit a fresh KYC document with the deleted bank. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। सो गए? नहीं सर, सुन रहे थे। आ रहा है ना? अभी आप जाने कि there are 2 important contract between your bank and other banks जो आपके इंडिया से बाहर है। उसका नाम है फटका। अगर कोई यूएस सिटीजन आपके इंडिया में सपोज पढ़ने के लिए आया, जेएनयू में पढ़ने के लिए आया, या किसी काम से आपके इंडिया में आया है, यहाँ पे काम कर रहा है, और उसने आपके इंडिया के किसी बैंक में जाके अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक जिस फ्लैग को टिक मार्क करेगी, द फ्लैग इज कॉल्ड फटका, FATCA। The full form of FATCA is Foreign Accounting Tax Compliance Act. Other than US को छोड़ के
जो अदर कंट्री है, 90 ऐसे देश हैं जिसका टाई अप आपके इंडिया के बैंकर्स बैंक के साथ है। अगर उस देश से आपके इंडिया में कोई आया है, अकाउंट ओपन कर रहा है, कहीं काम करता है, किसी भी पर्पज से अकाउंट ओपन कर रहा है, आपको आपकी बैंक जिस फ्लैग को टिक मार्क करती है, दैट इज कॉल्ड CRS, दैट इज कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो सिर्फ यूएस का कैंडिडेट आपके इंडिया में है, फटका को हम टिक मार्क करेंगे। अदर देन यूएस हम CRS को टिक मार्क करेंगे। फटका का फुल फॉर्म फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, CRS का फुल फॉर्म कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। अभी घबराइए मत, हर एक चीज को हम लिखते हैं, आपके साथ लिखेंगे, बट सुन लीजिए क्या है, उसके बाद लिखने में बहुत मजा आएगा। दूसरा है कि आप जाने कि LKYC क्या है, आप जाने कि CKYC क्या है, और आप जाने कि EKYC क्या है। तो 3 चीज मैं बता रहा हूं। पहला है LKYC। KYC तो आप जानते ही हैं कि क्या है। L स्टैंड फॉर liberalized KYC. If you don't have Aadhaar card or any OBD document, even though you can open your account in any commercial bank, the account will be categorized as a small account. बाद में 1 साल का समय है, उसको आप डालिए आधार कार्ड, the account will be converted into BSBD account, Basic Savings Bank Deposit Account. This is called LKYC, जिसका मतलब है KYC को लिबरल कर दो, लिबरलाइज कर दो, मतलब थोड़ा सा जिप कर दो, कम कर दो, that is LKYC. दूसरा है EKYC। EKYC का मतलब होता है कि हार्ड कॉपी पे हमें क्या करना है, सबमिट नहीं करना है ना। गो टू योर बैंक, पुट योर फिंगर ऑन बायोमेट्रिक मशीन, ऑटोमेटिकली पॉपअप ऑफ आधार कार्ड विल फेच इनटू द अकाउंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, EKYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC। एंड थर्ड इज CKYC, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड KYC। इसकी शुरुआत हाल ही के दिनों में हुई है। सरसाई ने बेसिकली इसकी शुरुआत की है, सेंट्रल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया है कि हर एक बैंक का सिर्फ एक ही KYC होगा। मतलब कहीं भी आप अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली KYC क्या होगा, तो अपडेट हो जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चल रहा है आपके बैंकों में, बट फुल फ्लेज इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड CKYC, सेंट्रलाइज्ड KYC नॉर्म्स। इतनी बात आपको KYC गाइडलाइंस के अंदर जाननी है। शुरुआत करें हम आपके बोर्ड पर लिखने का। यस सर। यस, सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि सर सबसे पहले तो बोर्ड पे लिख दो, कुछ चीजें छूट ना जाए। KYC किसने इंप्लीमेंट किया? RBI ने किया। कब इंप्लीमेंट किया? 2002 में किया। कौन से एक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है? तो एक्ट नंबर, सेक्शन नंबर 35A। 35A किसका है? तो BRA का है। BRA कौन से ईयर का है? तो 1949 का है। इतनी बात पहले लिखें, फिर आगे चलते हैं। लिखे KYC नॉर्म्स implemented by RBI, KYC norms implemented by RBI, KYC norms implemented by RBI in 2002. In 2002, under section 35A of BRA, अंडर सेक्शन 35A ऑफ BRA का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अंडर सेक्शन 35A ऑफ BRA 1949 to stop identity theft, money laundering, terrorist financing and financial fraud. These 4 reasons are most important. क्यों KYC को इंप्लीमेंट किया गया? यही वो कारण थे जिस कारण से KYC को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी। आप अपने पहचान को मत छुपाएं, आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना करें, आप मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, आप कोई फिनेंशियल फ्रॉड ना करें। ये वो 4 बेसिक कारण थे जिस कारण से हमने KYC को इंप्लीमेंट किया है। सर TF का फुल फॉर्म क्या बोला? TF का टेररिस्ट फाइनेंसिंग।
आतंकवादी, टेररिस्ट फाइनेंस। अच्छा हट जाऊं क्या बोर्ड से? ओके ना? Yes, sir. सर और सर फाइनेंशियल फ्रॉड के नीचे क्या लिखा है? फिनेंशियल फ्रॉड के नीचे जो लिखा है वो बताया नहीं है। ऊपर का हो गया? ओके सर। यस सर। ऊपर का हो गया? Yes, sir. हाँ सर। 1,00,000 बार अंडरलाइन करें, 1,00,000 बार। केवाईसी डे कब मनाते हैं? मोस्ट रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन फॉर योर बैंक एग्जामिनेशन, which of the following is known as KYC day या observed as KYC day? Answer is 1st of August. Your birthday is not important for your examination, but population day कब मनाते हैं, human rights day कब मनाते हैं, ओजोन डे कब मनाते हैं, है ना, विमेंस डे कब मनाते हैं, स्पैरो डे कब मनाते हैं, ये सब कुछ याद है क्या? आवाज ही नहीं निकलेगा किसी का, देखो। नहीं सर। नहीं सर याद जैसे नहीं ही क्वेश्चन मार्क लगाता हूं ना, सब वो तो एक तो माइक ऑफ कर लेंगे, और अगर ज्यादा पूछ दिया डायरेक्ट लीव द ग्रुप कर देते हैं। मेरे क्वेश्चन से डरे नहीं, मेरे पूछने से डरे नहीं। जितना बार मैं पूछ रहा हूं, समझ जाए उतना ज्यादा आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखें। थोड़ा सा लगेगा अरे यार सर पूछते हैं याद ही नहीं रहता है, सर बार बार पूछे जाते हैं, वो तो मेरा कर्तव्य है ना, और आपका भी अधिकार है सर कितनी बार पूछेंगे, मैं बताऊंगा तो नहीं, क्योंकि हमें भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, न बोलने का भी राइट्स, बोलने का भी राइट्स। चलो कोई बात नहीं। लिखा का केवाईसी डे? हाँ सर। हाँ। यस सर। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ केवाईसी? कितने पिलर हैं? 3 3 पिलर हैं। कौन कौन सा बताओ? identify, address और photo। यस, तो लिखे अंडर केवाईसी there are 3 pillars. One is ID proof, second is address proof, and third is income Photograph. proof. Address proof, ID proof and income proof, यही 3 है ना? नहीं सर, फोटोग्राफ। अच्छा याद है करने का मतलब। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आईडी प्रूफ है, which of the following is undertaken under KYC document, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, है ना? उसके बाद दिया जाएगा इनकम प्रूफ। तो आपको लगेगा कि एक्चुअली हम जाते हैं तो बैंक हमसे पूछती है कितना पैसा आ रहा है या सैलरी स्लिप मांगती है, बट इनकम प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर केवाईसी गाइडलाइन, है कि नहीं? तो स्पष्ट में लिखा है आईडी, एड्रेस, फोटोग्राफ। पढ़ने में सब आसान सा दिखेगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन चॉइस के रूप में आपके पास आएंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे केवाईसी हमने पढ़ाया, तो आप उस वेबसाइट पे जाके, लर्न बियॉन्ड के वेबसाइट पे जाके क्यूजेज में जाइएगा और केवाईसी के क्यूज को सॉल्व कीजिए। अगर क्यूज 25 मार्क्स के हैं और इस क्लास के बाद आपको अगर 22 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो देखिए वहां पे क्यों नहीं आपको 22 मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि जितनी बात मैं बताता हूं उतनी ही बात वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो उस क्यूजेज में मिलेगा। तो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए कि सर ने पढ़ाया है, इतनी ही बात बताया है, इतनी ही बात से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर भी आउट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। चलें नेक्स्ट लिखें ओबीडी डॉक्यूमेंट, फुल फॉर्म लिखें ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सा? पैन, आधार, डीएल, ईएल, पासपोर्ट और ओबीडी डॉक्यूमेंट। फुल फॉर्म लिखें ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन 6 डॉक्यूमेंट, पैन, आधार, ईएल, डीएल, पासपोर्ट एंड नरेगा कार्ड। ईएल का मतलब इलेक्शन कार्ड जो मतदान कार्ड है, डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। डीएल का मतलब?
डीएल का मतलब, हाँ बोलो बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए मेरे से। DL मतलब डीएल मतलब दादर लाइसेंस कार्ड। Driving license, sir. okay sir. तो लिखो ना ड्राइविंग लाइसेंस। सर लास्ट के इसका मीनिंग क्या है? सर NREG का फुल फॉर्म होता है। हाँ, किसका बताऊं? NREGA। NREGA फुल फॉर्म क्या लिखा है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बट डोंट राइट दिस 2005, दिस विल बी सुसाइडल फॉर ऑल ऑफ यू। वो मत लिखिए कब आया, नहीं तो पता चला केवाईसी का डेट ही 2002 भूल जाएंगे, 2005 पर टिक मार्क कर देंगे, वो छोड़ दीजिए आप। नरेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। सर ये चलो कौन आगे। सा आईडी प्रूफ होता है? इसका यूज क्या होता है? हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप कहाँ से हो मैडम वो बताओ? मीरा रोड, मीरा रोड। गांव कहाँ पे आपका वो बताइए? कोल्हापुर। कोल्हापुर में? कोल्हापुर तो सिटी हो गया ना, गांव बताइए। सर कोल्हापुर में ही है प्रॉपर। अच्छा गांव है ही नहीं, शहर से ही है। हाँ अच्छा ठीक है। मजदूर को देखा है, मजदूर को गांव में काम करते हुए रोड पे हाँ या किसी कंस्ट्रक्शन में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी काम चल रहा है वहां पे मजदूर काम करते हैं, है कि नहीं? हाँ जो मजदूर वहां पे काम करते हैं, और मजदूर हैं तो उनको मतलब ही नहीं है कि मुझे बैंक में अकाउंट खोलना है, क्या करना है। वो तो 300 रुपए बेचारे कमाते हैं, रात में घर आते हैं 300 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उनको क्या मतलब है सेविंग से? तो उनके पास कोई आईडी कार्ड रहती नहीं है, तो उनको ग्राम पंचायत एक लोकल आईडी बना के देती है कि भाई साहब ये इनका नाम है और ये हमारे इस गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसके अंदर ये कहा गया है कि साल में आउट ऑफ 365 डेज 150 डेज का काम मिनिमम मुहैया करवाना है। इसकी बात मैं गवर्नमेंट स्कीम में चल के ज्यादा करूंगा। तो इसमें यह कहा जाता है कि 150 दिन का काम हर एक जिनको भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको गवर्नमेंट देगी। तो उनको गवर्नमेंट देगी तो उनका कुछ आईडी कार्ड होगा तब ना, क्योंकि हाँ। ग्राम पंचायत ने काम दे दिया है तो उनको तो ऑफिशियली दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने इनको काम दिया है, तो कौन है? तो ये है, दैट इज ए लोकल प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत ऑन लोकल लेवल, दैट इज कॉल्ड नरेगा कार्ड। नरेगा क्या है? तो नरेगा कुछ नहीं है, नरेगा इज ए स्कीम जिसकी शुरुआत 2005 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जिसमें आज के डेट में ये कहा गया है कि आउट ऑफ 365 डेज 150 डेज का मिनिमम काम हमें एक अनएम्प्लॉयड वर्कर को देना है। दिस इज ए स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो कार्ड देगा दैट इज कॉल्ड नरेगा कार्ड। ओके सर। चलूं आगे? मिनिमम 150 डेज की 100 डेज? अरे 100 डेज कब का खत्म हो गया भाई, कहां हो? कहां पे है? मुंबई में है या फिर हरियाणा पहुंच गए? This is minimum 150 days. Earlier it was 100 days. Now this is 150 days. ठीक है? आवाज आई? यस सर। हाँ सर, यस सर। अभी बोलेगा ही नहीं, अभी नेट पे सर्च कर, अभी नेट पे खोजने लगा होगा। चलो आगे चलते हैं। इस केवाईसी के अंदर, केवाईसी के अंदर हमने क्या बताया कि हमने बताया कि हम रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं, और रिस्क कैटेगराइजेशन कितने आधार पे होता है? तो रिस्क कैटेगराइजेशन जो होता है वो आरसी के अंदर 3 रिस्क इन्वॉल्व है। वन इज कॉल्ड लो, सेकेंड इज कॉल्ड मीडियम, और थर्ड इज कॉल्ड हाई। अगर ये है तो आपको रिस्पेक्टिव इस ईयर के बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में देना है ना? लो रिस्क आफ्टर ईच 10 years, मीडियम रिस्क 8 साल, हाई रिस्क 2 years। अब हाई रिस्क में कौन कौन से आएंगे? लो रिस्क में कौन है कभी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मीडियम रिस्क और हाई रिस्क है, कि मीडियम रिस्क में कौन है और हाई रिस्क में कौन है। तो आप जाने एनआरआई, ट्रस्ट, एनजीओ, एनआरआई या फिर ट्रस्ट का जो अकाउंट है या फिर एनजीओ का जो अकाउंट है ना,
ये सब क्या है? तो ये सब हाई रिस्क कैटेगराइज अकाउंट है। हाई एनजीओ या फिर पॉलिटिकली कोई एक्सपोज है, किसी लीडर का अकाउंट है, तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन या फिर स्लिपिंग पार्टनर, ये हाई रिस्क के अंदर कैटेगराइज होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आप हाई रिस्क लिखें, फिर हम मीडियम रिस्क लिखेंगे। लिखें, देयर आर 3 रिस्क कैटेगराइजेशन अंडर KYC norms which are as follows. There are 3 risk categorization under KYC norms which are as follows: low, medium and high. यहां पे लिख भी लें KYC वैलिड। KYC कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 10, 8 and 2 years। 10, 8 and 2 years। डीलर कोई भी हो, कार का हो, गैस का हो, ब्लाइंड पर्सन, या फिर एक और बताया था ना, पर्दा नशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, पर्दा नशीन विमेन, क्योंकि पर्दा नशीन पुरुष तो होते ही नहीं है। तो ये सब आपके मीडियम रिस्क में आएंगे। आप किसमें हैं? योर अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज सेविंग अकाउंट और सैलरीड अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट, तो ये सब लो रिस्क के अंदर है। सर वो हाई रिस्क में पॉलिटिकल एक्सपोज के बाद क्या है? क्या बोला मैडम आपने? वो हाई रिस्क में लास्ट वन क्या है पॉलिटिकल एक्सपोज के बाद? एक मिनट, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर समझ में आया क्या? कि मैंने और आपने मिलके क्या किया है? तो अकाउंट ओपन किया है, लेकिन मुझे कोई भी अकाउंट से मतलब नहीं है ना? हाँ। तो मैं क्या कहलाऊंगा? स्लीपिंग पार्टनर। आप एक्टिव हैं, आप पूरे कंपनी को देख रही हैं, तो आप एक्टिव पार्टनर, मैं स्लीपिंग पार्टनर। ओके। लो रिस्क सेविंग अकाउंट, सैलरीड अकाउंट, गवर्नमेंट पर्पस अकाउंट। यहां पे कोई दिक्कत? डीलर के बाद क्या लिखा? डीलर अकाउंट। डीलर में आप लिख लो गैस डीलर या कार शोरूम, कुछ भी लिख लो। डीलर कोई भी होगा। अब सपोज कि पतंजलि का है, उसका भी कोई डीलर होगा। कोई हुंडई का शोरूम है, मारुति का शोरूम, उसका भी डीलर होगा। गैस का है, वो भी डीलर होगा। कोई भी डीलर अकाउंट, स्टॉकिस्ट अकाउंट दैट इज कॉल्ड। उसके नीचे क्या लिखा है? अंधा आदमी। अंधा आदमी भी खोल सकता है ना, ब्लाइंड पर्सन। तो ब्लाइंड का भी जो अकाउंट है वो मीडियम रिस्क में आएगा, इन्वॉल्व है। मतलब रिस्क वहां पे कंपैरेटिवली लोअर से ज्यादा है। अगर केवाईसी से क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर 1 अगस्त नहीं पूछा जाएगा, तो आप समझ लें कि ये सारी बात आपसे पूछी जाएगी। स्पेशली ये फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। After how many years PANSOP account need to be KYC updated? ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा है, पूछा जाएगा after how much year blind account should be updated. You must know कि blind account fall under medium risk, and medium risk KYC categorization is for only 8 years. अंदर जा रहा है कि बाउंस बैक हो रहा है? नहीं सर, जा रहा है। जा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। सर हाई रिस्क वाले कितने साल के? 2 years ना? जितना ज्यादा रिस्क होगा उसको उतना जल्दी जल्दी केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं कि लो है तो लो वाले को 2 साल लगेगा, नहीं। तो लो वाले का लो के साथ मिला नहीं देने का कि ये टू लो, ये लो के साथ जाएगा, नहीं। लो ठीक उल्टा, मीडियम 8।
चले आगे, किसी पर रहूं? नहीं सर, बढ़िया। अभी मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है अगर कोई यूएस रेसिडेंट आपके इंडिया में आता है तो अकाउंट तो हम खोल सकते हैं। जैसे आप बाहर जाते हैं सर आवाज तो आप ब्रेक हो वहां रहा है जाके कोई आपका। सपोज आपके भाई चले गए, ऐसा चले गए, तो सर वहां पे हम आवाज किसी ब्रेक सर हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर अभी आ रहा है। आवाज आ रहा है क्या? नहीं ब्रेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है सर। सर आपका अभी नहीं आवाज ही सर, नहीं आ नहीं आ रहा रहा है। है, नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ सर। ओके, वो बोर्ड आ रहा है ना? हाँ हाँ ओके, क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर कोई यूएस सिटीजन आपके इंडिया में आएगा, क्या वो अकाउंट ओपन कर सकता है? हाँ सर, लेकिन उसके हाँ लिए सर। कोई तो टिक मार्क करना पड़ेगा फ्लैग को। वेरी गुड। तो फॉर यूएसए जो टिक मार्क करना है दैट इज कॉल्ड फटका, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स compliance act. Other than US CRS, full form is very important, common reporting standard, LKYC, CKYC and EKYC. देखें, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। Yes. तो लिखें, US citizen can open account in India under FATCA norms. US citizen can open account in India under FATCA norms. Please pin down FATCA, full form, Foreign Accounting Tax Compliance Act. मतलब इससे क्या होगा? तो कोई जैसे हमारा इंडिया के लोग जाते हैं, स्विस बैंक में अकाउंट खोल लिए, तो अगर वहां पे जाके अकाउंट खोल रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, अगर सीआरएस का उन्होंने साइन किया हुआ है तो ये बेसिकली वो नॉर्म्स है कि अगर वहां वाला कोई इंसान है यहाँ पे अकाउंट खोलेगा तो यूएस की जो मिनिस्ट्री है उसको मालूम हो जाएगा कि भाई ये जो अकाउंट नंबर है, ये जो नाम है, इसमें इंडिया में जाके अकाउंट खोला है, तो वहां पे वो मॉनिटर कर सकते हैं। सिमिलरली लिखे दूसरी बात, अदर देन यूएस सिटीजन कैन ऑल्सो ओपन अकाउंट इन इंडिया अंडर सीआरएस नॉर्म्स। अदर देन यूएस 90 कंट्रीज है वहां पे, तो ब्रैकेट में लिख भी लीजिए छोटे से फटाफट। अदर देन यूएस 90 countries resident can open account in India under CRS provision. CRS का फुल फॉर्म लिखिए, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो अंत में 3 फुल फॉर्म हमने लिखे हैं उस 3 फुल फॉर्म का फुल फॉर्म लिख लीजिए, LKYC, CKYC एंड EKYC।
अपर्णा, आपकी पहली क्लास है आज? अपर्णा, अपर्णा, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। पहली क्लास है आपकी? यस। कौन सी ब्रांच? सर बोर्ड देखने दीजिए। कौन सी ब्रांच? डोंबिवली। डोंबिवली से रह के, हेड ऑफिस में रह के, और इतना लेट ज्वाइन किया तुमने, क्यों? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तीनों का फुल फॉर्म लिखिए। LKYC दैट इज लिबरलाइज KYC, CKYC दैट इज सेंट्रलाइज KYC, और EKYC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक KYC। इलेक्ट्रॉनिक KYC का मतलब आप समझ गए, UID। हम इंप्रेशन लगाइए बायोमेट्रिक मशीन पे, दैट इज EKYC। CKYC आप समझ गए, तमाम बैंकों में एक ही बार KYC करना पड़ेगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जैसे आपका अकाउंट आपने रखा है तो दूसरे बैंक को भी पता चलेगा कि आपका अकाउंट कहां कहां पे है, वो पायलट प्रोजेक्ट पे है। सेंट्रलाइज KYC और LKYC दैट इज लिबरलाइज KYC।